नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, ये हफ्ता मतलब हर हफ्ता लगता है कि स्पीड बढ़ती जा रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन इस समय बहुत सी चीज़ें हुई, पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन उन सब के बीच में हम लोग ज़रा शुरुआत इसलिए करें क्योंकि मूल रूप से पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उसका अंत में क्या प्रभाव पड़ेगा वोटर के रूप में अ, और किसी पार्टी विशेष की कितनी उसकी प्रशंसा होगी, आलोचना होगी, इन सब बातों पे बात करेंगे। 2 इम्पोर्टेंट जगह हैं, एक इंडिया टुडे का एक हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त के करीब वो एक मूड ऑफ द नेशन करके अपनी बात करते हैं और एक सी वोटर का एक सर्वे आया है यशवंत जी। प्रो साहब उन दोनों में जैसा अभी बताया गया है कि मेजॉरिटी अब वो ये कह रहे हैं कि एनडीए की क्लियर मेजॉरिटी मैं मोटे तौर पे दोनों को एक साथ कर रहा हूं बीजेपी की सीट 270 271 मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से एक दो कम कांग्रेस की सीट 53 से वो कोई कह रहा है 68 से 75 72 के बीच कांग्रेस के वोट में इजाफा वोट परसेंटेज में लेकिन बीजेपी के वोट में भी इजाफा मोटे तौर पे इसके उसमें आपको क्या लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं और बीजेपी के सीट को थोड़ा कम कर रहे हैं तो और अभी इलेक्शन में कहाँ टाइम है 9 इलेक्शन बीच में बाकी है अगर कश्मीर हो जाता है तो 10वां देखिए, 1 साल बाकी है चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की बड़ी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी दलों ने अभी तैयारी की शुरुआत भी नहीं की है। मुझे लगता है अभी तैयारी के बारे में सोचना भी वहां शुरू नहीं किया गया है और इस मामले में दोनों पक्षों के अंदर काफी गैप है, काफी अंतराल है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि दोनों सर्वेक्षण ये इशारा देते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कमजोर किस्म की एंटी इनकम्बेंसी है, कोई खास एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मतलब ये ऐसी घातक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इससे मोदी सरकार को चिंतित हुआ जाए। जो सामान्य राजनीतिक युक्तियां होती हैं, लोगों को रियायती दर पे चीजें देना है, मुफ्त अनाज बांटना है, शौचालय बनवाना है, या इस तरह की जो किसान सम्मान योजनाएं हैं किसानों को या गरीबों को, पेंशन योजनाएं हैं, अगर इन योजनाओं पर सरकार ठीक से अमल करती रही और इन योजनाओं को 70 से 80% तक भी उन्होंने लागू करने में कामयाबी हासिल की, यानी इनका जो पिल्फरेज है, इनकी जो बर्बादी और भ्रष्टाचार है, ये 20-25% से ऊपर नहीं गया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बहुमत निकाल ले जाएगी। वो भले ही पहले के मुकाबले, अच्छा, खुद मोदी जी का अपना दावा यह है कि, और उनके समर्थकों का दावा है, पार्टी का दावा है कि उन्हें इस बार 350 से ज्यादा भाजपा को सीटें प्राप्त होंगी। जी जी और सर्वेक्षण ये बता रहे हैं, जी लेकिन जी अब सब कुछ यही तय करता है कि अगला 1 साल है उसमें क्या होगा। यानी सर्वेक्षणों का कहना यह है कि मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में कोई बड़ी नाराजगी नहीं है। जो कुछ नाराजगी है वो थोड़ी बहुत है। 10 साल एक सरकार चलती है तो कुछ ना कुछ नाराजगी जमा हो जाती है, हर सरकार के खिलाफ जमा हो जाती है। ये एक संदेश इसमें साफ तौर पर जा रहा है। लेकिन इस संदेश में और जो 2024 में चुनाव होंगे उसके बीच में 1 साल फंसा हुआ है और एक ऐसा साल है जहां आप ही ने बताया अभी कि 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन 10 राज्यों के चुनावों के जो परिणाम होंगे वो परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये दिखाने के लिए कि साल के अंत तक मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की मात्रा कितनी होगी। क्योंकि राज्यों में जनता जिस तरीके से वोट करेगी, उससे कुछ ना कुछ तो लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि विपरीत असर पड़े। देखिए, पिछली बार छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी चुनाव। दिल्ली में पहले ही हार चुकी थी, बिहार में भी पहले हार चुकी थी, तो ये सब होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने इस प्रभाव क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम निकाले थे, असाधारण रूप से अच्छे परिणाम निकाले थे। तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो विधानसभा में हुआ, विधानसभा के नतीजे जो हैं वो लोकसभा के नतीजों को प्रभावित करें। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो पिछले चुनाव में हुआ था वही हो, विधानसभा में भाजपा कमजोर हो और लोकसभा में मजबूत हो। सब नई परिस्थितियां हैं, नई परिस्थितियों के हिसाब से वोट पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान करना पड़ेगा, एक नया फिनोमिना, नई परिघटना जो हो रही है, इसको हम लोग आपके मंच में भी चर्चा कर चुके हैं, इसको स्प्लिट वोट कहा जाता है कि वोटर
लोकसभा के लिए कुछ और सोचता है, विधानसभा के लिए कुछ और सोचता है, पंचायत चुनाव से लेकर और नगरपालिका के चुनावों तक वोटर नए अलग तरीके से सोच के वोट देता है। तो लोकसभा चुनाव में उसके सामने नरेंद्र मोदी की हस्ती होती है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मौजूद है, जिससे वोटरों में ज्यादा नाखुशी नहीं देखी जाती। लेकिन पिछले चुनाव में 2019 में महंगाई और बेरोजगारी थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी जैसी आज है। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं 2019 में ये समस्याएं नहीं थी, लेकिन ये समस्याएं इस हद तक नहीं थी कि मोदी सरकार को परेशान करें। इस बार महंगाई और बेरोजगारी की हालत मोदी सरकार को परेशान करने वाली है 2024 में। दूसरे, बिहार में मोदी सरकार का मुकाबला बिखरे हुए विपक्ष से था और नीतीश कुमार मोदी के साथ थे। इस बार बहुत जबरदस्त किस्म का जो सामाजिक गठजोड़ है उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि से निकलने में सफलता प्राप्त नहीं की है। अभी तक वो ऊंची जातियों की ही पार्टी है। उसका दलितों में, बिहार के दलितों में और बिहार के शूद्र समाज के अंदर, पिछड़ी जातियों के अंदर उसकी उतनी पैठ नहीं बनी है। हालांकि कोशिश जारी है और दावेदारी है भाजपा की हमारी पैठ बन गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई चुनावी सबूत नहीं दिखाई पड़ा है। दूसरे, हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि पिछली बार उत्तर पूर्व में भाजपा ने बहुत असाधारण रूप से अच्छे नतीजे निकाले थे। जो 7 में बंगाल को नहीं जोड़ रहा हूं, जो असम, जो 7 राज्य हैं, उत्तर पूर्व की 7 बहनें इन्हें कहा जाता है, 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, प्लस सिक्किम है। हाँ, लेकिन 25 सीटों में भाजपा ने बहुत अच्छे, मुझे आंकड़े याद नहीं है, लेकिन भाजपा के नतीजे बहुत अच्छे थे। इस बार वहां पर चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव होंगे अभी, तो उससे पता लग जाएगा कि भाजपा क्या उन्हीं नतीजों को दोहरा पाएगी या उत्तर पूर्व में उसकी सीटों में कुछ कमी आ जाएगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक को छोड़कर दूसरे इलाकों में भाजपा से जो उम्मीद की जाती थी कि पिछले 5 सालों में वो अपनी पैठ बढ़ाएगी, वो पैठ बढ़ती हुई हमें दिखती नहीं है। तो भाजपा कुल, महाराष्ट्र में भी उसके पास उसका गठजोड़ टूट गया है, पंजाब में भी उसका गठजोड़ टूटा हुआ है। तो पंजाब में हालांकि कुछ नई शक्तियों को, जैसे अमरिंदर सिंह उसके साथ जुड़े हैं, मनप्रीत सिंह बादल भाजपा के साथ जुड़े हैं, तो हो सकता है भाजपा हिंदू वोटों के साथ साथ में जो सिख जाट वोट है उसके अंदर भी अपनी अपील भाजपा ने बढ़ाई हो। लेकिन वहां पर एक नई ताकत खड़ी हो गई है जो कि 2019 के चुनाव में उस तरह से नहीं थी, वो है आम आदमी पार्टी की ताकत। तो भाजपा के सामने नई चुनौतियां हैं, बिल्कुल नई परिस्थितियां हैं। कई राज्यों में भाजपा 2019 की तरह मजबूत नहीं है, आश्वस्त नहीं है। वहां उसके जो विरोधी हैं वो बहुत अच्छी ताकत के साथ में उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो लोग 2024 के लिए हमें 2019 को आधार मानने की बजाय नए सिरे से परिस्थितियों का आकलन करना होगा और विश्लेषण करना होगा। जी, मैं रोज साहब एक चीज और मतलब मैं उस सर्वे का बता दूं दर्शकों को भी और फिर आगे, जैसे उस सब सर्वे में कह रहे हैं कि बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यूपीए बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम और यूपी में वो अपने पुराने प्रदर्शन से कुछ बेहतर, जैसे वो बंगाल में बोल रहे हैं कि 18 की जगह 20 सीटें जीतेंगे, तेलंगाना में 2 सीटें बढ़ेंगी, असम में 2 सीटें बढ़ेंगी, यूपी में 64 की जगह 67 सीटें आएंगी। तो एक ने इसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक चीज जो पूछना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार जी का कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि विपक्ष की पार्टियां अभी अपने अपने चीजों में व्यस्त हैं, अपने अपने कार्यक्रम में, तो कुछ दिनों में वो जब कार्यक्रम ओवर हो जाते हैं तब हम लोग फिर बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 7 पार्टियों का बिहार का गठबंधन इंटैक्ट है और उसी के अनुसार विपक्ष की राजनीति कुछ। तो अच्छा, दूसरी तरफ वो जा भी नहीं रहे हैं, वो 30 तारीख को जो भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण है, नीतीश कुमार का कुछ रोल बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे तो क्लियर लगता है, मैं नहीं मानता हूं उनकी भूमिका जो है वो अस्पष्ट है। बिहार में वो एक असाधारण स्थिति में है। बिहार में जिस क्लासिकल किस्म की 60 के दशक जैसी, जब कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एक तरफ हो गई थी, तो बिहार में एक ऐसी स्थिति है कि भाजपा के खिलाफ सारे विपक्षी दल, सभी राजनीतिक शक्तियां एक मंच पे हैं और भाजपा बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है। और नीतीश कुमार इस मामले में बहुत सतर्क हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात के संकेत दिए कि वो उनकी पार्टी को छोड़कर फिर से भाजपा के साथ गठजोड़ बना लेंगे, तो नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और आज के अखबारों में ही खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने इस इरादे के ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं।
जी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को पहले लगता था कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने ये घोषणा करनी शुरू कर दी कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी होंगे, तो उनकी नाराजगी बढ़ने लगी और फिर से वो उस गठबंधन को छोड़ के जाने के लिए तैयार जाने का उपक्रम करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इसको भांपा, ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको जाने दिया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा वोटरों, कुशवाहा मतदाताओं में उनका कितना प्रभाव है, ये एक बहस तलब बात है। वो ठीक है, वो उनके नेता हैं और उसकी वजह से उन्हें भाजपा के साथ भी अच्छा मुकाम मिला और गैर भाजपा शक्तियों में भी उनका मुकाम अच्छा है और वो बोलते वगैरह भी ठीक हैं और एक तरह से एक सक्रिय, बहुत ही सक्रिय किस्म के नेता हैं। लेकिन वो कुशवाहा लोग उनके कहने पे वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, इसके ऊपर संदेह के बादल है। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने कोशिश पूरी की है कि वो उनके साथ बने रहें, वो छोड़ के ना जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि भाजपा के साथ और कोई किसी भी किस्म की कोई गैर भाजपा ताकत जुड़ पाए। तो बिहार में राजनीतिक शक्तियों का जो समीकरण है वो गैर भाजपा एकता के लिए एक आदर्श समीकरण है। उसको नीतीश कुमार एक आदर्श के तौर पर सारे देश को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की होनी चाहिए गैर भाजपा एकता। लगभग नामुमकिन है कि देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी एकता हो पाए। बिहार की स्थिति अलग है, लेकिन फिर भी नमूने के तौर पे बिहार की स्थिति ऐसी है जो भाजपा, जिसकी वजह से भाजपा बहुत डरती है। अगर बिहार जैसी स्थिति सारे देश में हो जाएगी तो भाजपा सारे देश में चुनाव हार जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज और एक और बड़ा टॉपिक हुआ है और जिसपे बहुत से लोगों की नजर है। ये एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई, 2 डॉक्यूमेंट्री बनाई। एक उन्होंने गुजरात रॉयट्स करके किया और दूसरा उन्होंने जो जामिया में जो स्टूडेंट्स का था, दिल्ली दंगे जो हुए थे, इन सब पे बनाए। उन्होंने 2 हिस्सों में उसको किया था और इस पे सरकार ने पहली डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाया, बहुत वो किया। लेकिन ये कुछ ऐसा हुआ कि ये सबने देखना शुरू कर दिया और चूंकि बीबीसी में वो कला है, वो सब चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने उसको सिलसिलेवार पेश कर दिया। तो मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूं कि उसमें कोई नया डिस्क्लोजर नहीं है, उसमें सारी वो चीजें हैं जो हम और आप जानते हैं। सिलसिलेवार ढंग से स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी की है। इसको रोक के क्या गलती हो गई है मोदी सरकार से, क्योंकि रोकने से पब्लिसिटी ज्यादा हो। देखिए, जब भी सरकार किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वो किताब हो, चाहे कोई नाटक हो या कोई फिल्म हो, जब भी प्रतिबंध लगाती है या प्रतिबंध की मांग होती है, वैसे ही उसकी कीमत जनता की निगाह में बढ़ जाती है, उत्सुकता बढ़ती है और लोग बहुत तेजी के साथ में उसको देखने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिरकार चीज है क्या। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पठान फिल्म है। एक प्राची साधु हैं, वो रोज ट्वीट करती हैं, रोज बहस करती थी कि भाई कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। लोग, बहुत से लोग तो कह रहे हैं व्यंग के साथ कि पठान फिल्म की सफलता और उसके उन 2 गानों में जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने उनको देखा, उसमें प्राची साध्वी का एक विशेष योगदान है। देख, जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था और इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था, उस जमाने में जिस पुस्तक की वो प्रतिबंध लगाया जाता था, उस पुस्तक को लोग जेरोक्स करा करा के पढ़ते थे। चाहे वो सलमान रश्दी की किताब हो या और कोई किताब हो। तो ये सरकार जैसे ही अगर सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध न लगाती तो लोगों में इसके प्रति इतनी उत्सुकता नहीं होती और भारत में उसका प्रभाव बहुत ही कम होता। आज स्थिति यह है कि सरकार ने उसको प्रतिबंधित करके, कल जब मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय गया तो वहां पे छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, दरवाजे रुके हुए थे छात्रों की वजह से। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आंदोलन हो रहा है, जामिया मिलिया में भी आंदोलन हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी आंदोलन हो रहा है, सब जगह आंदोलन हो रहा है और लोग गुट बना बनाकर अपने सेल फोन के ऊपर और अपने लैपटॉप के ऊपर छात्र लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। जी। एक तरह से प्रतिबंध जो है वो लोगों को उकसाता है कि वो उस चीज को देखें। और इसको रोक पाना बिल्कुल असंभव है। और सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह के प्रतिबंध सिर्फ हास्यास्पद बनकर रह जाते। देखिए, जब पहले मेरी राय ये थी कि इस फिल्म का भारत में मोदी जी और भाजपा के जनाधार के ऊपर और लोकप्रियता के ऊपर, उनकी चुनावी संभावनाओं पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। ये राय मेरी अभी भी है। मैं नहीं मानता हूं कि इस फिल्म की वजह से, बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से कुछ चुनावी परिस्थितियां भारत में बदलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन विदेशों में मोदी और भारतीय जनता पार्टी की छवि उस पुराने अतीत को, जो 2002 का अतीत है, उस अतीत के हवाले से
उसके ऊपर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। और सरकार चिंतित रहती है इस बात पे कि जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो कहीं भारत की रेटिंग को जंक में इतनी नकारात्मक ना करें कि वो जंक में बदल जाए। तो वो जी चिंता अपनी जगह पे है। जी जी। मैं प्रो साहब एक चीज और बता दूं पठान पिक्चर के बारे में। मुझे मैं एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मोदी जी ने भी अपना वो टैग चेंज किया है। जो आईटी सेल है उसने भी किया। अब वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर तक कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो वो है, सबको देख किसी पिक्चर पे का बायकॉट की कॉल नहीं देनी चाहिए, जबकि ये लोग तो बिल्कुल ठीक से कॉल देने वाले थे। खैर इसमें लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्री को चलते चलते दो चीजें जो मुझे नहीं पता थी और जो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। एक तो हिरेन पांड्या ने सिटीजन कमेटी जो थी उसके सामने अपना स्टेटमेंट दर्ज करा दिया था, ये मुझे नहीं पता था, जो डॉक्यूमेंट्री से पता लगा। और दूसरा, इंग्लैंड जब मोदी जी गए थे उस दौरान और उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो रहा था जिसमें उनको अरेस्ट करने की बात हो रही थी और फिर इनको भाग के वापस आना पड़ा था। ये भी मुझे, ये दो उसमें नए तथ्य थे जो मुझे नहीं पता थे। मैं जरा एक चीज और हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल जब हम लोग बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क सिटी में एक हिंडनबर्गर नाम की एक कंपनी जो रिसर्च करती है कि स्टॉक मार्केट के फ्रॉड्स या इस तरह के, उसमें उसकी जद में कहीं से अडानी जी आ गए हैं। और वो 2 साल का रिसर्च वर्क है, बहुत डिटेल है, 106 पेज की रिपोर्ट है। रिपोर्ट अगर पूरी पढ़ें तो आपको भी समझ में आता है गैप्स हैं। और उसकी वजह से जो हुआ स्टॉक मार्केट बिल्कुल लहूलुहान है इस समय। और अडानी जी 3 नंबर से 7 नंबर पे खिसक के आ गए हैं। कुछ 3-3.5 लाख करोड़ की उनकी संपत्ति का वैल्यूएशन कम हुआ है। इस घटना पे जरा एक मैं आपकी पॉलिटिकल टिप्पणी चाहता हूँ कि ये ये जो पॉलिटिकल। घटना है ये मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक है। जी और मेरे ख्याल से मेरे जैसे तमाम पत्रकारों और समीक्षकों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस चीज को गोदी पूंजीवाद कहते हैं या क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं या दरबारी पूंजीवाद कहते हैं, मुझे तो दरबारी पूंजीवाद ज्यादा अच्छा लगता है इसके लिए शब्द, क्योंकि आखिरकार सरकार की मदद से ही चलता है पूरी तरीके से। तो जो दरबारी पूंजीवाद हम कहते हैं, ये दरबारी पूंजीवाद दरअसल है क्या, इसकी संरचना क्या है, इसका इसमें थोड़ा सा अंदर झांकने का मौका मिलता है इसकी वजह से। अभी तक हम लोग मोटे तौर पे मानते थे कि भाई सरकार असाधारण रूप से किसी पूंजीपति की विशेष रूप से मदद करती है, इससे उस पूंजीपति का बहुत तेजी के साथ में विकास आता है, उसके विस्तार होता है और उसकी संपत्ति में एक बहुत इजाफा होता है। और ये एक तरह का गोदी पूंजीवाद है, सरकार की गोदी में बैठा हुआ पूंजीपति है, यही तो हुआ गोदी पूंजीवाद का मतलब। लेकिन इससे पता चलता है कि दरअसल ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है, अब ये केवल ये जिसको हिंडनबर्ग की आप रिपोर्ट कह रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पहली रिपोर्ट नहीं है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा हुई तब पता चला कि अडानी ग्रुप के खिलाफ पहले भी किस तरह की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सामने ये खोले बैठा हुआ हूं, ये क्रेडिट फिश ग्रुप यूनिट है, एक क्रेडिट साइट्स नाम की एक संस्था है जो पहले भी अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट दे चुकी है कि ये ग्रुप बहुत ही डीपली लेवरेज्ड है। यानी इस ग्रुप को, इस घराने को सरकार का बहुत एक तरफा किस्म का समर्थन मिल रहा है। और वो समर्थन कहां दिखाई पड़ता है? वो समर्थन यहां दिखाई पड़ता है कि जो दूसरे म्यूचुअल फंड हैं वो अडानी ग्रुप में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। उनका पूरा अगर निवेश जोड़ भी दिया जाए अडानी ग्रुप में तो केवल LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो निवेश है वो असाधारण है। उसके अंदर वो 74,000 करोड़ रुपए तक उसने उसके अंदर निवेश कर दिया है। जी जी। और वो सरकारी दबाव के तहत वो लोग निवेश करते हैं। सरकार जहां कहती है वहां पे LIC वाले निवेश करते हैं और LIC में हम सब लोगों का पैसा है। जी जी। तो यहाँ पर जिस रिस्क फैक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं वो LIC के अडानी ग्रुप से संबंधों में निहित है। जी। अगर यहाँ पे अडानी ग्रुप लड़खड़ाता है और गिरता है अडानी ग्रुप, जैसा कि अभी देखा कि आप देखिए पूरे ग्रुप की अडानी ग्रुप में 18% की कमी आ गई। अडानी ट्रांसमिशन 20% गिर गया। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट में 16% की गिरावट आ गई। अडानी पावर और अडानी विल्मर में 5% की गिरावट आ गई। तो ये जो जबरदस्त गिरावट हुई है, बावजूद इसके है कि जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी तो अडानी ग्रुप ने उसका बहुत कड़ा खंडन किया था और कहा था हमारे खिलाफ ये साजिश है। इसके बावजूद ये गिरावट आई है।
फिरोजा, मैं एक चीज और दर्शकों को भी बता दूं, ये गिरावट इसलिए अभी रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वहां सर्किट ब्रेकर लगाया, इससे नीचे उस दिन का शेयर गिर नहीं सकता था, मार्केट में उसकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। तो वो जो 5% आप देख रहे हैं वहां पे सर्किट लगा हुआ है कि नहीं, इससे नीचे आप नहीं, आज की ट्रेडिंग बंद। तो अभी जी नहीं, मैं इसलिए इस बात को अपने दर्शकों के साथ वो किया कि जैसे कुछ लोग कहा नहीं नहीं, करीब 17.5 लाख करोड़ थे, उसमें से 3 लाख हो गए, क्या फर्क पड़ा। लेकिन जो बात आपने कही, हमारा और आपका पैसा, केवल यही नहीं, बहुत से बैंक अब कहीं जो इसमें एक्सपोजर लिए हुए हैं इतना ज्यादा अडानी में, उनके यहाँ दिक्कत शुरू ना हो जाए, जो हम और आप भी जिन बैंक में अपने एफडी किए हुए हैं नहीं नहीं, ये या सब कुछ रिटायर। देखिए, ये असल में ये जो अर्थव्यवस्था की दुनिया होती है, इस अर्थव्यवस्था की दुनिया में जब कोई कंपनी किसी ढलान पे फिसलनी शुरू करती है तो फिर वो रुकती नहीं है, फिर मोदी सरकार नहीं रोक पाएगी उसको, ना वो बैंक रोक पाएंगे जिन्होंने अडानी को साधारण रूप से कर्जे दिए हैं। देखिए, अडानी के ऊपर कर्जा बहुत अभूतपूर्व है, पूरी कंपनी कर्जे पे चल रही है जी। सभी सभी ग्रुप कर्जा लेते हैं, रिलायंस के ऊपर भी कर्जा है, सबके ऊपर कर्जा है, लेकिन अडानी का मामला असाधारण है, इनसे अलग तरह का है। जी। तो वो ये एक बहुत बड़ी समस्या है उनकी। जैसे ही ये कंपनी रपटती है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में धक्का लगा था इनको, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उभरे थे वहां पे। तो ये सब जो हो रहा है इसमें, ये देखिए, ये इस तरह की घटनाएं हैं, ये जब होती हैं तो इससे जिस गोदी में बैठे हुए हैं उस गोदी के ऊपर भी असर पड़ता है। जी। भाई, जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग पर्दे के जी। पीछे से या पर्दे के आगे से इनका समर्थन कर रहे हैं, जब अडानी ग्रुप धूल धूसरित होगा, अगर होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, अगर वो धूल धूसरित होता है तो उनकी उनकी प्रतिष्ठा पे भी असर पड़ेगा, सार्वजनिक जीवन में एक लगातार बहस चलेगी, ये सवाल एक राजनीतिक आंदोलन का प्रश्न बन जाएगा कि भाई मान लीजिए अडानी ग्रुप डूबता है तो साथ में एलआईसी भी डूब जाएगी, एलआईसी डूबी तो सारे देश में हाहाकार मच जाएगा। जी। और वो हाहाकार किसी को तो सुनाई पड़ेगा। जी। लोग इतने अंधे बहरे भी नहीं है मोदी के प्रेम में कि उनको वो हाहाकार ना सुनाई पड़े। जी। जी। तो ये बड़ी समस्या बन सकती है और सरकार में भी इस सवाल को लेकर चिंता होगी। जी। मैं एक चलता अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो इसलिए वो भी एक इंपॉर्टेंट है, कॉलेजियम को लेके आजकल बिल्कुल किरण रिजिजू साहब और धनखड़ साहब, ये लोग बिल्कुल तुल गए, रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। और कई लोगों ने कहा, लेकिन आज जो रोहिंटन नरीमन थे, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैं, फली नरीमन के लड़के हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनके दौरान जस्टिस कुरैशी का, चूंकि उनको प्रमोट नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं ला रहे थे, उसके लिए लेके उन्होंने शायद काफी 15 महीने 16 महीने कोई कॉलेजियम नहीं हुआ। वो आज उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग कहा है, उन्होंने कहा लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, ये इस डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खतरा बहुत। आपको ये एकदम से क्यों इतने हावी हो गए हैं कॉलेजियम को ठीक करने में? नहीं, मुझे भी ये जो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी मोदी सरकार के खिलाफ टकराव में खड़ी हो। मोदी सरकार को जुडिशरी के बहुत सारे फैसलों से मोदी सरकार को समर्थन ही, मजबूती ही प्राप्त हुई है, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो या कई फैसले ऐसे हैं जिन फैसलों पे अगर जुडिशरी के अंदर विपरीत फैसले आते तो ये बहुत मुश्किल हो जाती। मुझे नहीं पता कि वो जुडिशरी को किस हद तक अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये सब होना चाहिए, दूसरी तरफ आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसमें आप प्रस्ताव पास करते हैं और कहते हैं जुडिशरी की फैसलों से मोदी जी की छवि को जो कलंकित करने की कोशिश की गई थी उसका मुकाबला करने में हमें मदद मिली है, मोदी जी की छवि को सुरक्षित करने में जुडिशरी के फैसलों का हाथ है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं, तो मामला कुछ अजीब, ये इस नीति मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं नहीं समझता हूं इससे सरकार को कोई बहुत लाभ होने वाला है। देखिए, अगर जनता के बीच में ये छवि गई या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये छवि गई कि भारत की जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है, वो सरकार के दबाव में है, ये सरकार जब चाहती है तो उसको स्क्वीज कर सकती है, उसके ऊपर दबाव डाल सकती है, तो इससे तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि ही प्रभावित होगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं प्रो साहब, एक मैं लालच में एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न कर रहा। मैं अभी कश्मीर था, मैं करीब 6-7 दिन कश्मीर रहा। मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी एक दिन चला और फिर मुझे लगा, मैं बहुत से लोगों से मिला, मैं एमएलए से मिला, लोकल लोगों से मिला, उन लोगों से मिला जिनके घर में लोग मारे गए हैं, सरकारी कुछ लोगों से मिला। एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, वहां पे ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां कोई इलेक्शन होने नहीं जा रहा है और सबका एक मत है कि इन लोग तब तक वेट करेंगे जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि बीजेपी ही वहां मेजोरिटी में आएगी, और जो वो आती हुई दिख नहीं रही है।
तो कश्मीर को कितने दिन तक टालेंगे? मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में इस पे। भाई कश्मीर को तो उन्होंने भारत में जो लोकतंत्र की बहस है उससे इंसुलेट कर दिया है। जी, कश्मीर मतलब वो माहौल उन्होंने ऐसा बना दिया है कि भारत में अगर आपको डेमोक्रेसी के ऊपर कोई डिबेट करनी है तो आप कश्मीर को छोड़ के कीजिए। कश्मीर उसमें एक अपवाद है कि स्पेशल केस के तौर पे उन्होंने स्थापित कर दिया। जी, तो वो हम लोग खूब कहते रहे, कश्मीर पे अगर आप कोई बात करेंगे तो फौरन आपकी राष्ट्रभक्ति में संदेह किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान समर्थित ताकतों पे गुपकार गिरोह के पक्ष में वगैरह, इस प्रकार की फिक्रेबाजी, इस प्रकार की जुमलेबाजी आपके खिलाफ शुरू हो जाएगी। जी, तो जी, वो तो मानते हैं कि कश्मीर का कल्याण तभी होगा जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की गारंटी हो जाए। तो ये गारंटी कर देखिए बहुत सारे मामलों में मोदी सरकार को जिसे कहते हैं ना कि आंख की शर्म नहीं है। जी, जी, हाँ, लिहाज नहीं है कोई, मतलब हाँ, किसी, हाँ वो नहीं है उस मामले में। वो लोग बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हमारे विचारधारात्मक मसले हैं और इसमें कोई कुछ भी कहता रहे, हमें इसमें कोई हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। नहीं, तो कश्मीर के ऊपर वो अपनी नीति जारी रखेंगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और अगले हफ्ते कुछ चीज़ें और हो चुकी होंगी। नए जी, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, हम लोग उस पे बात कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा कंक्लूड हो चुकी होगी। जी, विपक्षी एकता की कुछ बातचीत चल रही है। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद जॉइन करने के लिए। थैंक यू। मुझे